फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो चैप्टर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं अपने पिछले 4 पार्ट्स में। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने किया क्या है चैप्टर में, ठीक है। और एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में हम चैप्टर की, और इस चैप्टर को निपटा के ख़त्म करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिवीजन की वीडियो में डाल दूंगा, अगर आपको ज़रूरत हुई आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि रिवीजन चाहिए चैप्टर की। एक पूरी वीडियो बना देंगे जिसमें मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा एक ही बारी में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने 4 अकाउंटिंग के। बेसिक टर्म्स पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। रोल ऑफ अकाउंटिंग अभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा और रोल ऑफ अकाउंटिंग हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम टाइम ज़्यादा नहीं गवाते और शुरू करते चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर्स के बीच बीच में ना कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज़ हैं या छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो चलो करते हैं जी हम फिर टेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये छोटा हट वैसे तो क्या ये, ठीक है। ये मैंने इसके ना आंसर्स पहले से ही लिखे हुए हैं। अब पहले से मैंने इसके आंसर्स क्यों लिखे हुए हैं, पहले से मैंने इसके आंसर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें क्या है ना, जो आपकी बुक में ना बड़े कई आंसर्स बहुत गलत दिए हुए हैं, बिल्कुल गलत आंसर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बुक में आंसर कैसे गलत हो सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस के हैं गलत। तो अगर आपको आंसर्स देखने हैं इसके, तो बिल्कुल ये आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने। ज़्यादा अब इसमें मैं एक एक बताऊंगा आपको तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इनको पढ़ लो, या जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है। बाकी मैं इसकी मतलब फ़ोटो एक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं नोट्स डालता हूँ उसी तरीके से इसकी पूरी हर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की एक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, मतलब लिंक डाल दूंगा। आगे का पढ़ते हैं हम उसके बाद, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं हम सीधा। तो दूसरी है आपकी ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा हुआ है यू आर सीनियर अकाउंटेंट ऑफ रोमना एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। रोमना जो भी है, ठीक है। वट 3 स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक योर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल एंड डिसीजन यूजफुल, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। इसमें बहुत देखो नीचे हिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है आपको। क्या हिंट दिया हुआ है, रेफर टू क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, रेफर टू क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या जो हमने 4 पढ़ी थी हमने बस वही लिख देनी है। इसमें पॉइंट 3 दिए गए, लेकिन हमें लिख देनी है 4। क्या क्या पढ़ी थी हमने, क्या क्या पढ़ी थी आपके हिसाब से, हमने लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ी थी रिलायबल होनी चाहिए, तो जी बिल्कुल जो हमने पूरा नोट्स में पढ़ा था कि रिलायबल कैसी कैसी होती है वो लिख देंगे। वैसे ये वाले आते नहीं है पेपर में, तब भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। रिलेवेंस, ठीक है, रेलेवेंस लिख देंगे हम कि कैसे रेलेवेंस होए। और क्या लिख देंगे हम, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और एक और पढ़ी थी हमने, एक और क्या पढ़ी थी हमने, हमने पढ़ी थी एंड कंपेरेबल, ठीक है, बी, ठीक है। तो हमने यही 4 पढ़ी थी, तो बस हम यही लिख देंगे और हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें तो नॉर्मल सी चीज़ थी जो हमने 4 पढ़ी थी। वो मैं भी आपको चैप्टर के नोट्स दिखा दूंगा इसी वीडियो में, आप देख लेना कि क्या थी वो। आगे एक्सरसाइज में भी आएंगी वो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, तब आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अगली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे। और थी बिल्कुल, इसके भी मैं आंसर लिख चुका हूँ। इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ सकते हैं पेपर में, ये एक आध नंबर का आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो सबसे पहले इसमें बोला है विच स्टेक होल्डर ग्रुप। तो नया वर्ड आया आपके लिए, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ, स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से। तो जी स्टेक होल्डर का मतलब होता है कोई भी बंदा जिसको कंपनी में क्या हो, इंटरेस्ट हो, किसी को भी अगर कंपनी में इंटरेस्ट हो ना कोई, तो उसको बोलते हैं हम स्टेक होल्डर। तो इन्होंने बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए होती है, जितने भी बताए हुए है ना आपको पॉइंट्स, ये इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए होती है। तो पहले इन्होंने बोला वैट एंड अदर टैक्स लाइबिलिटीज। क्या बोला इन्होंने, वैट एंड अदर टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो किसको ये कौन जानने में इंटरेस्टेड होगा कि कंपनी ने कितना टैक्स दिया। वैट होता था पहले, होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता था ये, अब नहीं होता ये। लेकिन क्या होता था कि मतलब किसने, मतलब टैक्स के बारे में आप ये लगा लो, टैक्स के बारे में किसको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कंपनी के बारे में। तो सरकार को ही टैक्स किसको चाहिए होता है, सरकार को और टैक्स अथॉरिटीज़ को जो जी टैक्स कलेक्ट करती है, बिल्कुल इनकम टैक्स वालों को, इनडायरेक्ट टैक्स वालों को पता होना चाहिए कि क्या कंपनी ने किया है, ठीक है, या क्या बिजनेस ने किया है। उसके बाद आ गया पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड्स एंड बोनस डील्स। तो ये किसको मतलब बोनस किसको मिलता है, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ को मिलता है। तो वही जानना चाहेंगे ना अब कंपनी के अकाउंट्स को देख के क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज़ को, ऐसे सबके हैं। एथिकल एंड एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में फर्म की किसको बताना चाहिए, फर्म मतलब फिलहाल के लिए बिजनेस लगा लो आप, तो किसको बताना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप को। और वेदर द फर्म हैज़ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तो ये लेंडर जो लोन देगा उसको ये पता होना चाहिए ना कि ऐसा तो नहीं भाग जाएंगे कहीं, ठीक है। तो उनको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस,
ये किसको पता होना चाहिए कितने कंपनी ने कितना पैसा कमाया, और शेयर परफॉर्मेंस, शेयर होता है जैसे किसी कंपनी में शेयर है आपका, ठीक है, तो उस वो कितना पैसा कमाया है आपने, ठीक है, जैसे अगर 4 लोग बिजनेस कर रहे हो 25% एक बंदे का शेयर हो गया एक तरीके से, कि तो कितना पैसा कमाया वो जानना चाहेंगे ना पार्टनर्स भी, ठीक है, तो ओनर्स को, वो ओनर्स हो गए जिनको ये पता होना चाहिए, मतलब ये ग्रुप्स है ना कौन कौन से, ठीक है, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद एबिलिटी ऑफ फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट की एंड तक मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती रहे कंपनी, तो वो कौन होते हैं, कस्टमर। बाकी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, उसकी आप टेंशन ना लेना, ठीक है, बस यही था इसमें, तो कुछ खास ऐसा बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जिन जिनके पास बुक है उनके पास ये बुक के पीछे आंसर्स दिए होंगे, पर वो आंसर्स में से कुछ गलत है, आंसर्स कुछ आंसर्स गलत है एनसीईआरटी में, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपने ये देखने हैं मेरे आंसर्स देखने हैं आपने इसके लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी मतलब नेट वगैरह पे भी देखा है, और मतलब सीरियसली गलत है एनसीईआरटी वालों ने दिए हुए आंसर्स। अब हम इस पर सवाल उठा सकते हैं बुक की रिलायबिलिटी पे, पर तभी भी अब गलत तो गलत है। उसके बाद आ गया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, इसमें कुछ नहीं एमसीक्यूज है इसमें। सबसे पहले बोल दिया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कौन सी है। एक इन सबसे पहले बोला अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर अबाउट किया किसके लिए, बिजनेस के लिए, क्या किया इन्होंने, फर्नीचर खरीदा, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है, बिजनेस से पैसा जाएगा और फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद इन्होंने बोला पेड सैलरी फॉर एम्प्लॉइज़, ठीक है, तो एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी, ये भी क्या बोलते हैं इंटरनल इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है, ये भी बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन है। पेड सन फीस फॉर हर पर्सनल बैंक अकाउंट, तो ये क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नहीं। देखो अब इसमें दो एंड में इन्होंने चीज़ें दी, एक तो इन्होंने सन की फीस पे की कहाँ से, पर्सनल बैंक अकाउंट से, पर्सनल बैंक अकाउंट, तो मैंने आपको बोला कि बिजनेस अलग होता है और बंदा अलग होता है, तो जी उसने की अपने बैंक अकाउंट से, तो ये एक क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर वैसे बनता है क्या, सी। इसका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन का, सी आंसर बनता है, इसको इसको हम टिक कर देंगे सी को। और अगला देखो पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस से पैसा गया, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और जो ऊपर बोला है इससे पर्सनल बैंक अकाउंट से, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तुम्हारी। उसके बाद आ गया दीप्ति वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर द बिजनेस टुडे, ठीक है, कि दीप्ति ने जी बिल्डिंग खरीदनी है अपने बिजनेस के लिए, तो कौन सी इसके रिलेवेंट है, तो वैसे तो एक क्वेश्चन ही रिलेवेंट नहीं है, पर तभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005, नहीं ये भी नहीं, ठीक है। इसमें इसमें आपके लिए ए होगा, आंसर ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि ये जो सिमिलर बिल्डिंग एक्वायर, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000, ठीक है, तो जी बिल्कुल बिजनेस की बात हुई इसमें, कि बिल्कुल ऐसे बिजनेस ने एक्वायर की थी 2000 में, 2000 मतलब साल 2000 में कितने की, 10 लाख की, तो बिल्कुल इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके लिए रेलेवेंट कौन सी हुई, ए पॉइंट, तो सेकंड का आंसर क्या है, ए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन खास रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में आपका। उसके बाद देखो विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जी बिल्कुल कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग लास्ट स्टेप है, एंड में हम बता देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन पे आते हैं, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। अब जी क्या है इसका आंसर, कि जब क्लियरली प्रेजेंट हो ना कोई चीज़, तो उसको मतलब हम कौन सा मतलब उसको करेक्टरिस्टिक्स, हमने 4 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, यही 4 पढ़े थे, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अभी भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो जब क्लियरली प्रेजेंट की हुई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक ये झलका रहा है, मतलब कौन सा करेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि हम समझ पाएंगे ना अगर क्लियरली कोई चीज़ प्रेजेंट की हुई है। उसके बाद आ गया यूज़ अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, ये क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है कि कॉमन यूनिट यूज़ करें हर बारी कॉमन यूनिट मेजरमेंट का करें, तो जी बिल्कुल इसका भी ए आंसर कंपेरेबिलिटी। तो जी आंसर्स लिख देता हूँ मैं इसके, इसका ए है, ठीक है, इसका सी है, और इसका ए है, इसका भी ए है, ठीक है। बुक में पता नहीं क्या है, बुक को मत देखना, पता नहीं वो कुछ भी मतलब बुक में कुछ आंसर्स गलत है बहुत सारे, तो सी ए, ठीक है, अगर आपने लिखने होंगे इसके। उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे, जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो है आपका यहाँ। तो जी बिल्कुल इस क्वेश्चन पे हम बिल्कुल टाइम लगाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज तो आपकी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर ये क्वेश्चन है जो आपका दिमाग हिला देगा, जो बिल्कुल मतलब एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो उसके बाद तो देखो आपकी बिल्कुल समरी आ गई चैप्टर की और एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना, तो बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जी बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। अब बिल्कुल हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ये तो नीचे तो क्वेश्चन आगे, बस हमने क्या पढ़ना है, इतना पैराग्राफ पढ़ना है हमने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इसको, और बिल्कुल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको, जूम इन कर देता हूँ कि थोड़ा दिख जाए आपको ये, ठीक है। अब इन्होंने बोला मिस्टर सनराइज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद 5 लाख, ठीक है।
तो मिस्टर सनराइज थे कोई, उन्होंने क्या किया जी, बिज़नेस स्टार्ट किया। मिस्टर सनराइज ने बिज़नेस शुरू किया, बिल्कुल जी बिल्कुल। किसका बिज़नेस शुरू किया? स्टेशनरी का। स्टेशनरी की दुकानें आपको पता होंगी, अब तो आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये दुकानें तो पता ही होंगी स्टेशनरी की, जहाँ बुक्स वगैरह मिलती हैं और पेन वगैरह, ये सारे आपका सामान मिलता है काम का, उसको बोलते हैं स्टेशनरी का बिज़नेस, ठीक है। तो स्टेशनरी का बिज़नेस शुरू किया, कितने से? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से, 5 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू किया। तो जी बिल्कुल हम साथ के साथ लिखते रहेंगे ये बातें, बिल्कुल, ताकि समझ आ जाए कि जी मिस्टर सनराइज ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अमाउंट कितने अमाउंट से स्टार्ट किया, तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया उसने, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना? 5 लाख। फिर अगली बात पढ़ते हैं। अगली बात बोली उन्होंने कि ऑफ विच ही पेड ₹1 लाख फॉर फर्नीचर एंड ₹2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स। तो जी बिल्कुल, एक तो खरीदा उसने फर्नीचर, एक क्या खरीदा उसने? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का खरीदा उसने? 1 लाख रुपए का। और क्या खरीदा उसने? और उसने खरीदी स्टेशनरी। तो जी बिल्कुल, स्टेशनरी क्या हुआ? हमारा गुड्स, क्योंकि फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, लेकिन स्टेशनरी उसने बेचने के लिए खरीदी है। तो गुड्स कितने खरीदे उसने? 2 लाख रुपए के। 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, जो बिजनेस के लिए, जो मेन बिजनेस वाली चीज़ है उसकी, ठीक है। उसके बाद जी पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ही इम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड अ क्लर्क। ही इम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड अ क्लर्क एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरीज, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक सेल पर्सन रखा और एक रखा क्लर्क, और उनको सैलरियाँ देता है जी 5,000 रुपये, मतलब टोटल में 5,000 रुपये देता है। उनको कितने देता है? टोटल में 5,000 रुपये, ठीक है। तो देख ले, अब हम ये भी लिख लेते हैं, बात हम लिखते रहेंगे साथ के साथ, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान होते रहे, ठीक है। साथ के साथ लिख लेते हैं। उसके बाद सैलरी देता है वो, क्या देता है? सैलरी। मतलब सैलरी क्या है उसका? एक्सपेंस। क्या है उसका? सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है ना बिजनेस करे तो सैलरी, सैलरी दे रहा है, पैसे जा रहे हैं बिजनेस से, 5,000 रुपये सैलरी दे रहा है, ठीक है जी। और क्या बात बोली इन्होंने? और जी बिल्कुल, और क्या बात बोली इन्होंने? अब पेन हम इसमें चेंज कर लेते हैं, ये कलर रख लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द स्टेशनरी ही आउट ऑफ द स्टेशनरी बाउट ही सोल्ड सम स्टेशनरी ऑफ 1.5 लाख फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि। अब देखो जी, ये बिल्कुल, उसने क्या बात बोली? इसने बोली कि जी, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये इसने स्टेशनरी खरीदी 2 लाख की, ये इसने स्टेशनरी खरीदी 2 लाख की, अब ये इसने बेच दी, ये स्टेशनरी इसने बेच दी। अब ऑब्वियसली 2 लाख की खरीदी है, 2 लाख की तो नहीं बेचेगा, महंगी बेचेगा थोड़ी सी। अब इसने थोड़ी सी महंगी बेची है स्टेशनरी, ठीक है। अब महंगी बेची है स्टेशनरी, इसने क्या किया इसने? अब देखो, अब हम देखते हैं आगे कि इसने क्या क्या किया स्टेशनरी जो बेची है आगे जाके, ठीक है। तो स्टेशनरी इसने बेची, सबसे पहले इसने बेचा, इसने क्या किया कि ये स्टेशनरी इसने सबसे पहले तो की सेल, इसकी की सेल सबसे पहले किया इसने कैश सेल, ठीक है। ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, कैश सेल। कैश सेल कितने की इसने देख लेते हैं एक बारी। कैश सेल की इसने 1.5 लाख फॉर कैश। इसने बोला कि थोड़ा सी स्टेशनरी बेच दी इसने 1.5 लाख की, कितने में? कैश में। तो कैश सेल कर दी 1.5 लाख की, मतलब साथ के साथ जो बेचा सामान, साथ के साथ पैसे आ गए। और इसने की जी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मैंने आपको बताया था, मतलब क्रेडिट सेल क्या होती है? उधार में सामान बेचना। क्रेडिट सेल बेची। क्रेडिट सेल किसको की इसने? इसने क्रेडिट सेल की है मिस्टर रवि को। किसको की? मिस्टर रवि को, ठीक है। तो क्रेडिट सेल की इसने किसको? मिस्टर रवि को। कितने की क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल कितने की इसने? 1 लाख रुपए की। तो मतलब 2 लाख का सामान इसने 2.5 लाख में बेच दिया फिलहाल के लिए, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये इसकी कैश सेल होगी, ये इसकी क्रेडिट सेल होगी। और क्या बोल रहे हैं? अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को तो करना शुरू ही नहीं किया, समझ रहे हैं हम। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी फॉर 1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर पीस। इसने बोला कि इसने और स्टेशनरी खरीद ली। इसने क्या कर लिया? और स्टेशनरी खरीद ली। तो गुड्स, गुड्स क्या किया इसने? और स्टेशनरी खरीदी, गुड्स खरीदे इसने। कितने के गुड्स खरीदे? कितने के गुड्स खरीदे? कितने खरीदे हैं गुड्स इसने? 1.5 लाख के और खरीद लिए। 1.5 लाख के गुड्स खरीद लिए। किससे? मिस्टर पीस से। किससे खरीदे हैं? मिस्टर पीस। नाम देखो कैसे कैसे रखते हैं एनसीईआरटी वाले। मिस्टर पीस से खरीदे। कितने के? 1.5 लाख के। और जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बड़ा लंबा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 1 का अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ आ जाए ना, तो आगे के लिए आप काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ देर वॉज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट ₹30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। इसने क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जी इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया कि गुड्स इसका लॉस हो गया, लॉस हो गया, आग लग गई जी इसकी दुकान पे, और लॉस हो गया कितने का? 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का गुड्स जल गए, तो 30,000 रुपये का क्या हो गया जी? लॉस। और एक और बात बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं अब? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जी क्या बात कही इन्होंने। इन्होंने बोल दिया कि जी मशीनरी पड़ी हुई थी एक दुकान पे पुरानी,
इन्होंने बताया नहीं खरीदी कब, लेकिन मशीनरी पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? एक मशीन पड़ी हुई थी दुकान में। मशीन पड़ी हुई थी, कितने की थी? 40,000 की। 40,000 की क्या थी? मशीन। अब बिजनेस तो स्टेशनरी का था, मशीन बेचने का बिजनेस तो था नहीं। बिजनेस किसका? स्टेशनरी का। ठीक है, तो मशीन पड़ी हुई थी अब घर में 40,000 रुपये की। तो जी किया क्या इसने? इसने क्या किया, वो मशीन बेच दी। ये मशीन को क्या कर दिया इसने? सेल कर दिया। कितने में कर दिया? 45,000 में। तो 40,000 की चीज़ ने 45 में बेची, तो इसको फ़ायदा कितने का हो गया? 5,000 का। अभी तक क्वेश्चन में ये बोला, ठीक है, क्वेश्चन में अभी तक क्या बोला है? यही बोला है। तो हम क्वेश्चन की नज़र, ये सारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पूछते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम आंसर दे ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस? तो हाँ जी, कैपिटल पढ़ा था हमने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो जी ये वही कैपिटल वही हुई कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो जी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने? कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? तो क्या है, पहले का आंसर क्या है? 5 लाख। क्या आंसर है? 5 लाख। क्योंकि इससे क्या किया उसने? बिजनेस स्टार्ट किया उसने कितने से? 5 लाख से। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पे। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे हैं? फिक्स एसेट ही बॉट। क्या क्या फिक्स एसेट है? तो फिक्स एसेट जी एक ही उसने खरीदा, क्या कौन सा? मशीन तो पहले से पड़ी हुई थी ना, खरीदा कौन सा ये पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदा इसने, कितने का? अमाउंट बताना है जी, अकाउंटिंग में बिना अमाउंट के बात नहीं बनती, ठीक है। तो 1 लाख का। और जी अगली चीज़ क्या पूछ रहे हैं? अगली चीज़ इसने पूछी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड परचेस्ड? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड परचेस्ड? ठीक है जी, वैल्यू ऑफ गुड परचेज कि कितने के उसने गुड खरीदे। तो जी सी, इसमें आपका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, पीछे आंसर्स दिए हुए ना, तो मैं कहूँगा 3.5 लाख के खरीदे उसने गुड्स। आप सोचो कैसे खरीदे? जो बिल्कुल हमने लिखा हुआ है, हमने एक एक चीज़ लिखी हुई है, टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए हमने एक एक चीज़ हमारे पास लिखी पड़ी है, ठीक है। तो देखो जी, एक हमने खरीदे थे ये, यहाँ खरीदे थे ना गुड्स 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के एक ये खरीदे। और हमने कहाँ खरीदे? ये। तो हमने ये क्या की? हमने ये हमने की परचेज़। क्या की? परचेज़। तो परचेज़ किए हमने गुड्स के, ठीक है। तो 1.5 लाख के ये खरीदे हमने और 2 लाख के ये खरीदे हैं। तो टोटल कितने हो गए? अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितने हो गए? 3.5 लाख के गुड्स खरीदे हमने। 1.5 लाख हमने क्रेडिट पे खरीदे, किससे? मिस्टर पीस से, उधारी पे। और 2 लाख के हमने कैश ले लिए थे। तो टोटल गुड्स हमने कितने खरीदे? 3.5 लाख के। बिल्कुल, आप अगर आपको नहीं क्लियर होगा कमेंट्स में से पूछ लिया करो कि कौन सी चीज़ नहीं क्लियर हुई। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, वो इज क्रेडिटर सेट द अमाउंट पेबल टू हिम। वो इज द क्रेडिटर एंड सेट द अमाउंट पेबल टू हिम। तो क्रेडिटर हमने पढ़ा था। क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन है? इन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा क्रेडिटर कौन है, तो हमने बोल देंगे मिस्टर पीस है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? मिस्टर पीस। उसको पैसे कितने देने हैं? तो जी मिस्टर पीस से हमने कितने के उधार में गुड्स लिए थे? 1.5 लाख के। तो क्रेडिटर मिस्टर पीस है और अमाउंट पेबल कितना है उसको? 1,50,000। उसके बाद जी अगला, अगला क्या आया? अगला पूछ रहे हैं, अच्छा 5, मैं ABCD लिख रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 करके, चलो आप तो समझ ही गए होंगे अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। वट आर द एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्या क्या है उसके? तो जी एक ही एक्सपेंस है बिजनेस के, उसका कोई खास ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है। थोड़ा सा हम पेन को मोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो जी किस चीज़ का क्या बोलते हैं? अब अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि उसका एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंस क्या है? सैलरी। क्या एक्सपेंस है उसका? सारा सैलरी। सैलरी ऑफ कितनी है? ऑफ ₹5,000, ये उसका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस उसका सिर्फ कितना है इस बारी? 5,000 का, ठीक है। ABCDE, तो इसको हम मैं नंबरिंग देता हूँ, ठीक है। दोबारा से ये 1 हो गया, 2 4 लग रहा है, 1 2 3 4 5, और अब आगे हम 6 पे। 6 क्या बोलते हैं? वो 6 में बोलते हैं व्हाट इज़ द गेन ही अर्नड। गेन ही अर्नड, गेन। तो गेन क्या हुआ उसको? प्रॉफिट नहीं पूछ रहे, गेन पूछ रहे हैं। तो गेन मैंने बोला है जो बिजनेस एक्टिविटी से ना आए, जैसे उसकी मशीन बिक गई तो 5,000 का उसने फ़ायदा कमा दिया था, हमने पहले ही निकाल दिया, बताइए। तो जी 5,000 का निकाल दिया, 40,000 की मशीन थी, बेची 45 में और 5,000 उसको हो गया गेन। उसके बाद आ जाते हैं हम 7th पे। 7th क्या पूछ रहे हैं? वो बिल्कुल ईजिली पढ़ना है हमने। वट इज़ द लॉस ही इनकर्ड? तो जी बिल्कुल आपको पता है आग लग गई थी, तो फायर से लॉस हुआ था इसको, ठीक है। फायर से कितने का लॉस हो गया था इसको? 30,000 का। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आ गया 8th पार्ट आपका। 8th पारी में क्या पूछ रहा है? हु इज़ द डेटर? वट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम? हु इज़ डेटर? वट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम? तो डेटर कौन है? उससे अमाउंट कितना रिसीव करना है? तो जी डेटर वो होता है जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। तो डेटर कौन है हमारा? डेटर बिल्कुल मिस्टर रवि है हमारा डेटर। अब आप बोले होंगे कि कहाँ से पता लगाए? अरे क्वेश्चन में ही तो बताया हुआ था कि मिस्टर रवि है डेटर। हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है अपने पास अपने तरीके से। तो जी यहाँ पे ये देखो, क्रेडिट सेल की हमने किसको? मिस्टर रवि को। मिस्टर रवि को क्रेडिट सेल की 1 लाख रुपए की। तो क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे सेल। तो 1 लाख रुपए हमने लेने हैं ना उस रवि से। तो रवि क्या है? डेटर है हमारा। और कितने अमाउंट लेना है हमने उससे? 1 लाख। कितना लेना है? 1 लाख। फिर आगे जी 9th। 9th में क्या बोल रहे हैं? 9th में बोल रहे हैं वट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस एंड लॉस इनकर्ड?
टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस इनकर्ड। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है और लॉस कितना हुआ है इसको। ठीक है, तो जी बिल्कुल, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इसके हैं 5,000, जो इसने सैलरी देनी थी। 5,000 किस चीज़ के, सैलरी के। और लॉस इसको कितना, ये आप साथ के साथ लिख लेना क्वेश्चन अब, क्योंकि इसके आंसर मैं भी कैसे दूंगा, नोट्स में हर चीज़ के आंसर प्रोवाइड करूंगा तो मुझे भी थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो बहुत मतलब मेरे को सही लगेगा कि आप ऐसा कर रहे हैं। प्लस इसका क्या हुआ था, 5,000 इसकी सैलरी थी और 30,000 इसका क्या था, लॉस। तो ये उन्होंने पूछा गया था टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो लॉस भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंस हुआ और टोटल एक्सपेंस कितने हो गए हमारे 35,000। तो 9 का आंसर क्या है 35,000। फिर आगे 10th में पूछे डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यूज एक्सपेंसेस और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बोला कि कुछ चीज़ें बताई हुई हैं हमारे को। ये क्वेश्चन बड़ा 10th इन्होंने बड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसको तो हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए नई स्पेस ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि कुछ चीज़ें बताई हुई है, उनको क्लासीफाई करो कि क्या एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है। तो जी पहले मैं बिल्कुल लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एक तो मैं लिख लेता हूँ एसेट्स। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़। और क्या लिख लेता हूँ मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू, सेल, और एक मैं लिख देता हूँ नन ऑफ दीज। तो जी इनमें से क्या क्या चीज़ें ये हैं, ये इस तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सेल हमारे लिए क्या है, सेल हमारे लिए क्या है, तो हमने पढ़ा सेल क्या है हमारे लिए। ओ सॉरी, एक सेकंड, गलती होगी यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू। और इन्होंने एक और चीज़ जो बोली थी वो हम आपको बोली थी एक्सपेंस। क्या बोले थे, एक्सपेंस, EXP लिख देता हूँ एक्सपेंस को। तो ये चीज़ें बोली थी, इनको मैं क्लासीफाई कर देता हूँ लाइन से मार के। ठीक है, तो जी सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, सेल। तो सेल क्या है हमारा, सेल क्या है हमारा, रेवेन्यू है। उसके बाद जी क्या बोला इन्होंने, उसके बाद बोला डेटर। डेटर क्या है जी हमारे, डेटर क्या है, एसेट है, क्योंकि जिससे हमने पैसे लेने हो वो क्या होता है, एसेट। तो डेटर, यहाँ डेटर्स आएंगे एसेट में। ठीक है, ठीक है, तो डेटर्स क्या है हमारे, एसेट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारी लाइबिलिटी, जिनको पैसे देने होते हैं हमने, उधारी जो होती है उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर क्या है हमारी, लाइबिलिटी। उसके बाद आ गया सैलरी टू मैनेजर। सैलरी टू मैनेजर क्या है हमारा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में डाल देंगे हम क्या, सैलरी टू मैनेजर। ये हमने बस क्लासीफाई करनी थी इनमें चीज़ें, ये कि ये चीज़ों को क्लासीफाई करो, ये कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, ये एक तरीके से वो हो गए मैच वाले नहीं करते थे हम, जैसे कि इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई है और इधर लिखी हुई है, मैच करो एक के साथ एक, ये वाली इसके साथ इसी तरीके को बस कंफ्यूजिंग करके इन्होंने ऐसे थ्योरी बना के दे दी NCERT वालों ने बस। उसके बाद आ गया डिस्काउंट टू डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट टू डेटर्स। अब डिस्काउंट टू डेटर्स में क्या आएगा आपका, ये डिस्काउंट टू डेटर्स क्या है, एक्सपेंस ही है। तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्काउंट लिख देता हूँ, डिस्काउंट। यहाँ आ गया आपका। उसके बाद आ गया अगली चीज़, अगली चीज़ क्या आ गई, ड्राइंग्स बाय द ओनर। ड्राइंग्स बाय द ओनर मतलब उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, तो ये नन ऑफ दीज में आएगा। ना इसको हम एसेट मानते लाइबिलिटी मानते, क्योंकि वो पैसा हमारा निकाल दिया। ठीक है, लाइबिलिटीज से वैसे लेस हो जाता है ये, वो बाद में आप सीखेंगे क्यों होता है। तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ड्राइंग्स। ठीक है, तो जी बिल्कुल हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और ये हमारे आंसर्स हो गए इसके, और बिल्कुल हमने ये पढ़ लिए स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो जी ये हमारा आंसर हो चुका है, और आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो लंबी बन चुकी है ये वाली, मैं ऐसा करता हूँ एक्सरसाइज की अगली वीडियो बना दूंगा, छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट में या 20 मिनट में आपको सारी एक्सरसाइज आपकी कवर करवा दूंगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसके आंसर्स जो मैंने लिखवाए हैं सारे आंसर्स लिख लेना आप। ठीक है, तो आपको ताकि आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारे आपने आंसर्स आपने लिख लेने। ठीक है, बाय बाय। आपको मैं जो जॉन से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के मतलब वैसे तो आप स्क्रीनशॉट खींच के इनके खुद ही लिख लोगे, पर फिर भी मैं आपको मतलब लिंक में सारे इसके आंसर्स सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। ओके बाय।